नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना गंगने। आवाज इंडिया के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का रण संग्राम शुरू हो चुका है। ऐसे में आवाज इंडिया की टीम पहुंची है दक्षिण मुंबई के वर्ली विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर दो हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर होने जा रही है। एक तरफ है ठाकरे परिवार के आदित्य ठाकरे, जो खुद यहाँ के स्थानीय विधायक है, तो उनकी टक्कर होने जा रही है देवरा परिवार के बेटे मिलिंद देवरा जी से। मिलिंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आवाज इंडिया में। मेरा सबसे पहला सवाल तो आपसे ये रहेगा कि देवरा परिवार एक गांधी परिवार के बहुत करीब रह चुका है, कांग्रेस के बहुत करीब रह चुका है। आपके राजनीतिक करियर की, आपके पिताजी के राजनीतिक करियर की शुरुआत जो है वो कांग्रेस से हुई थी। उसके बाद आज की तारीख में अगर देखा जाए तो शिवसेना के आदित्य ठाकरे वो राहुल गांधी के साथ दिखाई देते, जबकि किसी ज़माने में मिलिंद देवरा राहुल गांधी के साथ दिखाई देते थे। तो क्या ये ट्रांजिशन आपके लिए इतना आसान था? देखिए, हमारे लिए ट्रांजिशन, ये आप जो कह रहे हैं कि ट्रांजिशन की बात है, एक्चुअली मेरे स्वर्गीय पिताजी मुरली देवरा जी, उनकी जो राजनीति थी वे हमेशा भारत को सबसे सर्वोपरि रखते थे। मुंबई और भारत उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी। उसके बाद पार्टी, उसके बाद पर्सनल रिलेशंस। और मैं भी उसी प्रकार का राजनीति कर रहा हूँ कि मुंबई को आगे कौन ले जा सकता है, मुंबई को आगे ले जाने में कौन अड़चन खड़ा कर रहा है, महाराष्ट्र भारत को आगे ले जाने में अड़चन कौन खड़ा कर रहा है। और इसीलिए हम राजनीति में आए हुए हैं 20 साल पहले। हम कुछ सकारात्मक काम करना चाहते हैं। तो कोई पर्सनल व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है किसी से। आदित्य ठाकरे जी को मैं कई दशकों से जानता हूँ। एक नौजवान व्यक्ति है। मुझे भी लगा था कि 5 साल पहले जब वे पहली बार राजनीति में आए कि मुंबई के लिए, दक्षिण मुंबई के लिए, वर्ली के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि वे ये जो स्पीड ब्रेकर की राजनीति है, मैं इसको पॉटहोल पॉलिटिक्स कहता हूँ, कि हर चीज़ में आप पॉटहोल और स्पीड ब्रेकर लगाते हो, वो राजनीति में उन्हें ज़्यादा विश्वास है। आज मुंबई जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, आम लोगों के लिए जिस प्रकार से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बनाए जा रहे हैं, मेट्रो, कोस्टल रोड, अटल सेतु, लोगों को, हम सबसे गरीब लोगों को जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, चालियों में रहते हैं, उनको हम घर दिलवाना चाहते हैं। हर चीज में एक महालक्ष्मी रेस कोर्स बहुत बड़ा मुद्दा है इस एरिया में। महालक्ष्मी रेस कोर्स को पब्लिक पार्क बनाना चाहते हैं, जो आज केवल रेस, अपने मीन्स देश के सबसे अमीर लोगों के लिए एक रेसिंग ट्रैक है, हॉर्स रेसिंग ट्रैक। एक प्रकार से हम मुंबईकरों को देना चाहते हैं। हर चीज में वे अपोज कर रहे हैं। तो ये ऑपोजिशन पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन, इसको हम यदि पूरी तरह से हमेशा के लिए समाप्त नहीं करेंगे तो हम मुंबई को, महाराष्ट्र और देश को आगे नहीं ले जा सकते। तो इसलिए मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। ये कोई पर्सनल बैटल नहीं है। ये मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए और देश के हित में मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। महज 28-29 साल में आपने लोकसभा चुनाव लड़ा था, उसके बाद आप केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री भी बने थे। अभी आपने जैसे ही शिंदे शिवसेना में एंट्री किया, तब भी आपको राज्यसभा तुरंत मिल गया। वर्ली से भी आपको टिकट मिल गया। वर्ली से विधानसभा चुनाव लड़ना, ये किसका फैसला था और इसके पीछे की कहानी क्या है? ये पर्सनल इश्यूज है। ये हर चीज़ को हम पब्लिक, सार्वजनिक रूप से इसके बारे में हम हर चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे। लेकिन पार्टी की एक स्ट्रैटेजी थी, महायुति की एक स्ट्रैटेजी थी। और कुछ लोगों का कहना था कि हमें एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए आदित्य ठाकरे जी के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन जो अलग ओपिनियन के लोग थे, वो कह रहे थे कि यदि हम एक साधारण कार्यकर्ता जो वर्लीकर है, लोकल वर्लीकर, स्थानिक वर्लीकर, सामान्य साधारण कार्यकर्ता वर्सेस बाहर का एक उम्मीदवार जो अनुपलब्ध है लोगों के लिए, तो मीडिया में लोग कहते थे कि अरे आपने आदित्य ठाकरे को एक वॉकओवर दिया। तो इसलिए एक बड़ा चेहरा को हम यदि उतार के, जो दक्षिण मुंबई के बारे में हमें जानकारी है, हम दक्षिण मुंबई के सांसद रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं, प्रतिनिधि रह चुके हैं, यहाँ की समस्या क्या है हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए हमने ये स्ट्रैटेजी बनाकर हम आज चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और ऐसे बहुत सारे लोकल इश्यूज है, बहुत सारे मुंबई के इश्यूज है, बहुत सारे महाराष्ट्र के इश्यूज है। लेकिन जैसे मैंने कहा, हमारा अल्टीमेट गोल है कि हम मुंबईकरों को और वर्लीकरों को न्याय पहुंचाना चाहते हैं। सर, जैसे कि जैसे ही आपको टिकट मिली थी, आपका पहला आरोप यही था, अभी तक आपका यही आरोप है कि आदित्य ठाकरे ये बाहर के उम्मीदवार है, जबकि आपके पिताजी का, आपका काम हमेशा यहाँ से रह चुका है। तो आदित्य ठाकरे बाहर से है और आप यहाँ के स्थानिक बेटे हो,
इसके माध्यम से आप लोगों तक क्या कहना चाहते हो? नहीं, देखिए, मैं दक्षिण मुंबई कर हूँ, वर्ली कर नहीं हूँ, लेकिन मैं दक्षिण मुंबई कर हूँ। पैदाइश आपकी यहाँ की है। लेकिन लोग कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, इन चीज़ों के आधार पर चुनाव लड़ने से कोई फायदा नहीं है। लोगों के लिए आप एक्सेसिबल रहना चाहते हैं, यदि आप उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए काम करना चाहते हो, यही मुद्दे होने चाहिए इलेक्शन में। और आज महायुति सरकार ने जिस प्रकार से पिछले 2 वर्षों में हर वर्ग के लिए जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, मेहनत किया, यही मैसेज हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। आज वर्ली में उद्धव ठाकरे जी की पार्टी में 3 विधायक है, 1 सांसद है, 3 भावी पूर्व महापौर है, 1 सांसद है। उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे 2.5 सालों के लिए। आदित्य ठाकरे जी उनके पिताजी के गवर्नमेंट में मंत्री थे। उनके पास पूरी ताकत थी वर्ली में परिवर्तन लाने के लिए, मुंबई को आगे बढ़ाने के लिए, महाराष्ट्र को आगे ले जाने के लिए। लेकिन अफसोस की बात है कि उन्होंने कुछ किया नहीं, और ये वास्तविकता भी है। और इस वास्तविकता को हम एक्सपोज कर रहे हैं, और लोगों को भी यही लग रहा है कि इनको हमने इतनी पावर दी, इतनी प्रेम दी, आशीर्वाद दी, उसके बावजूद हमें क्या मिला है, और वही संदेश हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। सर, यहाँ पर स्थानिक मुद्दों की अगर बात करें तो हमेशा ये बात बहुत होती है कि दक्षिण मुंबई में जो भी ओपन स्पेस है उसे हड़पने का काम जो है, मतलब विपक्ष का आरोप है कि उसे हड़पने का काम सरकार कर रही है। जैसे महालक्ष्मी रेस कोर्स हो, वर्ली का कुछ एरिया हो, तो इसे कैसे देखते, कैसे ये सब ऐसे सब उनकी जो पॉलिटिक्स है, ये सिर्फ भय की राजनीति, लोगों में डर पैदा करना चाहते हैं, और उनको लग रहा है कि यदि हम लोगों के दिलों में डर पैदा करेंगे तो लोग हमें वोट देंगे। ऐसे नहीं होता है। महालक्ष्मी रेस कोर्स की जहाँ तक बात है, 2013 में एक 100 साल पुरानी लीज बिटवीन महानगर पालिका और रेस कोर्स एसोसिएशन की लीज एक्सपायर हुई। उनके पास 10 साल थी लीज रिन्यू करने के लिए। उद्धव ठाकरे जी उस समय मुंबई महानगर पालिका में सत्ता में थे, उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? और शिंदे साहब ने लीज को रिन्यू किया, और इसकी वजह से आज 120 एकड़ मुंबई की रेस कोर्स के 120 एकड़ जमीन मुंबईकरों के लिए, आम मुंबईकरों के लिए एक पब्लिक पार्क बनाया जाएगा। तो उन्होंने मुंबईकरों को वंचित क्यों रखा इतने सालों से? केवल रेसिंग वालों के लिए आपने बनाया, देश के सबसे अमीर लोगों के लिए आपने रेस ट्रैक, उनके लिए आपने लीज रिन्यू नहीं किया। शिंदे साहब ने उल्टा किया। शिंदे साहब का कहना है कि नहीं, हमें आम लोगों को रेस कोर्स देना चाहिए, रेसेस को भी होना ही चाहिए, उसमें कोई हमारी कोई ये नहीं है, बट आम लोगों के लिए आप क्यों डिप्राइव कर रहे हैं? तो ऐसे काम में सिर्फ भय की राजनीति, डर की राजनीति से कुछ होता नहीं है। ये अमेरिका में भी साबित हुआ, हरियाणा में भी साबित हुआ, 3 बार लगातार। अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी हर टाइम केवल मोदी जी के खिलाफ नकारात्मक बातें करती है, कुछ सकारात्मक चीज ऑफर ही नहीं करने को तैयार, और इसी वजह से उनकी हैट्रिक हार हुई। जब भी मुद्दा आता है चुनाव का, तब एक मुद्दा हमेशा रहता है चर्चा में, युवाओं के बेरोजगार का। आदित्य ठाकरे ने कई आरोप लगाए हैं महायुति सरकार पर कि महाराष्ट्र के, मुंबई के आने वाले कई बड़े प्रोजेक्ट गुजरात चले गए। इसकी वजह से आदित्य ठाकरे जी को पूछना चाहता हूँ कि यदि एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी देश के और मुंबई के उद्योगपतियों, व्यापारियों के घर के बाहर जाकर बॉम्ब प्लांट कर रहे हैं, उनसे पैसे एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जब पकड़ा जाता है, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी थे, उनको जब पूछा जाता है कि इनके बारे में आपका क्या राय है, उस समय उनके पार्टी के मेंबर थे, और वे बयान देते हैं कि उनको ओसामा बिन लादेन से कंपेयर मत कीजिए, वे अच्छे व्यक्ति है, एक प्रकार से उनको क्लीन चिट देते हैं। तो आप मुझे बताइए कि महाराष्ट्र में इन्वेस्ट कौन करेगा? यदि देश के बड़े उद्योगपतियों के घर के बाहर ऐसे हो रहा है, तो आम व्यापारी के घर के बाहर क्या होगा? आप सोच लीजिए। तो आप यदि व्यापारियों को परेशान करोगे, उनसे पैसे एक्सटॉर्ट करने के चक्कर में जाओगे, तो कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। आज वो पूरा जो वातावरण था, एक नकारात्मक वातावरण था, वो पूरा खत्म हुआ, और महायुति सरकार ने एक सकारात्मक, अच्छा, पॉजिटिव वातावरण, बिजनेस फ्रेंडली वातावरण पैदा किया है महाराष्ट्र में, जिसकी वजह से पहले 2 साल पहले महाराष्ट्र इन FDI नंबर 2 था। आज फिर से और एक बार महाराष्ट्र नंबर 1 पे आ गई। इनफैक्ट लास्ट ईयर
पूरी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो भारत में आई उसका 52% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आ गया। इसका साफ मतलब है कि आज अंतर्राष्ट्रीय निवेशक, भारतीय निवेशक को और एक बार महाराष्ट्र में कॉन्फिडेंस है, महाराष्ट्र सरकार में कॉन्फिडेंस है। आप गढ़चिरौली का उदाहरण लीजिए। गढ़चिरौली एक नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट था। गढ़चिरौली में वो रेड कॉरिडोर का हिस्सा था। हर रोज कोई ना कोई मारा जाता था वहाँ, खास करके पुलिस अधिकारी, सीआरपीएफ जवान। आज गढ़चिरौली को हमने स्टील हब के रूप में कन्वर्ट किया। देश का सबसे बड़ा स्टील कंपनी, स्टील फैक्ट्री का भूमि पूजन हुआ कुछ समय पहले। 7,000 नौजवानों को वहां रोजगार दिया जाएगा। तो आप में जब राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है कि आपको कुछ काम करना है, पॉजिटिव काम करना है, एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना है, तो आप कुछ कर सकते हैं। आपको यदि पैसे एक्सटॉर्ट करना है तो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। दावोस की भी बात करेंगे हम लोग कि दावोस में भी दावोस में भी जब मैं गया था इस बार जनवरी, बहुत ही एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट था। लोग, अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर्स कह रहे थे कि हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। हम भारत में जा सकते हैं, हम चीन में फैक्ट्री लगा सकते हैं, वियतनाम में लगा सकते हैं, बांग्लादेश में लगा सकते हैं, लेकिन हमने भारत चुना है। उसके बाद भारत में चुनने के बाद हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। हम तेलंगाना जा सकते हैं, गुजरात जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश जा सकते हैं, कर्नाटक जा सकते हैं, आसाम जा सकते हैं, लेकिन हमने महाराष्ट्र चुना है। तो ये भी, इसमें भी राजनीतिक इच्छा शक्ति, राजनीतिक नेतृत्व की आवश्यकता है। तो जितने एमओयू साइन होते हैं, तो क्या विपक्ष का कहना होता है कि एमओयू तो साइन होते हैं, बड़े बड़े बहुत कम, आंकड़े नॉर्मली बहुत लेकिन कम कन्वर्ट होते हैं, लेकिन जो दावोस में जो एमओयू साइन हुए, लगभग 75% जो एक रिकॉर्ड है, को कन्वर्ट किया गया एक्चुअल एग्रीमेंट्स में। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी उपलब्धि है महाराष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र सरकार के लिए। और जैसे मैंने कहा कि कुछ उदाहरण दे पाओगे, क्योंकि विपक्ष आरोप करती है कि दावोस गए थे और कुछ लेकर नहीं आए हैं। देखिए, जब दावोस पहले जब जाते थे, आदित्य ठाकरे जी स्वयं जाते थे। आदित्य ठाकरे जी इंडस्ट्री मिनिस्टर ही नहीं है। उस समय मुख्यमंत्री नहीं जाते थे, वहां इंडस्ट्री मंत्री को जाना चाहिए। इंडस्ट्री मंत्री को नहीं भेजते थे, स्वयं एनवायरनमेंट मंत्री जाते थे। तो कैसे काम होगा? यहाँ इंडस्ट्री मिनिस्टर, मुख्यमंत्री स्वयं जा रहे हैं, स्वयं लोगों को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, फास्ट काम कर रहे हैं कि आपकी क्या समस्या है, चलिए हम उस समस्या को दूर करेंगे, आइए हमारे राज्य में, हमारे महाराष्ट्र में इन्वेस्ट कीजिए। उस समय केवल छुट्टी के लिए जाते थे। आप मुझे बताइए, एनवायरनमेंट मिनिस्टर का दावोस में जाने से क्या लेना देना है? रोहित पवार ने भी कुछ ट्वीट किए थे कि बिल पेंडिंग करके आ गए वहां पे दावोस जाके। खुद रोहित पवार ने ये ट्वीट किया था। देखिए, ट्वीट मैं उनको काउंटर सवाल पूछता हूँ। आपको जब दावोस में जो तेलंगाना का मुख्यमंत्री चला गया, कर्नाटक का मुख्यमंत्री वहां था, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री था, सभी राज्यों के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे। आप मुझे एक बात बताइए, आदित्य एक सोचे समझदार व्यक्ति है, लेकिन जब वे दावोस जाते थे उस समय मुख्यमंत्री क्यों नहीं जाते थे? उस समय इंडस्ट्री मंत्री क्यों नहीं जाते थे? महाराष्ट्र सरकार की ओर से एनवायरनमेंट मिनिस्टर को क्यों भेजा जाता था? लेकिन क्या आप दावा जबकि उनका करते कुछ लेना देना नहीं है दावोस में। लोगों को इन्वेस्टमेंट, वहां से अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने के लिए इंडस्ट्री मिनिस्टर को कम से कम जाना चाहिए। लेकिन क्या आप दावा करते हैं कि महायुति सरकार जब दावोस गई, आप खुद भी गए थे, तो कितने मैं सरकार के साथ में नहीं, मैं एक प्राइवेट लिया जी। तो क्या कितने मतलब रोजगार या कितने प्रोजेक्ट आप महाराष्ट्र के लिए लेकर आए हो? देखिए, जो एमओयू साइन होते हैं नॉर्मली, उसके ऑलमोस्ट 50% कन्वर्ट होते हैं इनटू रियल प्रोजेक्ट्स। दावोस में जो साइन हुए उसका 75% कन्वर्जन रेट है, जो मैं मानता हूं कि किसी भी राज्य में सबसे हाईएस्ट कन्वर्जन रेट है। मैंने आपको गढ़चिरौली का उदाहरण दिया, लेकिन आप जब गंभीरता से, जब पहली सरकार गंभीरता से इन्वेस्टमेंट, महाराष्ट्र को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने में वो सीरियसली नहीं लेते हैं, तो लोग नहीं आएंगे। और इसका सबसे बड़ा रिजल्ट एफडीआई है। महाराष्ट्र के इतिहास में महाराष्ट्र हमेशा नंबर 1 डेस्टिनेशन रहता था भारत में एफडीआई ट्रैक करने में। नंबर 2 पे गई थी 2019 से 2022 तक। उसका वजह क्या है मुझे बताइए? कोरोना भी तो था बीच में। बट कोरोना मीन्स सब स्टेट में कोरोना था ना, कोरोना केवल महाराष्ट्र में थोड़ी ना था। तो हर स्टेट में महाराष्ट्र नंबर 2 पे कैसे गया? दूसरी स्टेट्स नंबर 1 पे कैसे है? तो पर कैपिटा, महाराष्ट्र का पर कैपिटा इनकम जो है, गुजरात में कोरोना नहीं था क्या? गुजरात में भी कोरोना था। तो महाराष्ट्र नंबर 2 पे आई। इसकी वजह है कि बिजनेस क्लाइमेट को इन्होंने खराब किया। वो बिजनेस क्लाइमेट को हमने सुधार लिया।
और इसकी वजह से इमीडिएटली 2022 से ऑटोमेटिकली महाराष्ट्र नंबर 1 पोजीशन पे आ गई। 52% देश में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही, 52%, मोर देन हाफ महाराष्ट्र में आ रही। बहुत बड़ी उपलब्धि है। धारावी प्रोजेक्ट की भी बात करेंगे, क्योंकि मुंबई की जब भी डेवलपमेंट की बात होती है, धारावी प्रोजेक्ट की भी बात होती है। विपक्ष आरोप करती है कि ये जो है बड़े बड़े व्यापारियों को धारावी देने की कोशिश की जा रही है, जबकि स्थानिक लोगों को कुछ उससे हासिल नहीं होगा। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटे व्यापारी को दीजिए, बड़े व्यापारी को मत दीजिए, छोटे व्यापारी को दीजिए, लेकिन लोगों को आप घर क्यों आपको देना चाहिए ना जी। जो लोग हैं वहाँ के, जो वहाँ के जो निवासी हैं, जो इतने दशकों से वहाँ रहते हैं, आज विश्व से लोग आते हैं, टूरिस्ट पर्यटक जब मुंबई आते हैं, वे धोबी घाट देखने जाते हैं और धारावी देखने जाते हैं, क्योंकि धारावी एशिया का सबसे बड़ा झोपड़पट्टी है। ठीक है, लेकिन कब तक हम उन लोगों को जो वहाँ रहते हैं, मैं तो कम से कम 20 बार धारावी जा चुका हूँ अन्य कार्यक्रमों के लिए। वहाँ की लोगों की अपेक्षाएं हैं, आकांक्षा है कि हमें घर मिलना चाहिए, वहाँ के जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनको घर मिलना चाहिए। आप सोच लीजिए, धारावी के प्रोजेक्ट के माध्यम से 2 लाख से अधिक घर बनाए जा रहे हैं। हर घर का कीमत कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ रुपए होगा। मतलब इसका साफ मतलब है कि 1 लाख से 2 लाख करोड़ रुपए का हाउसिंग स्टॉक धारावी में बनाया जा रहा है, जो गरीबों को दिया जा रहा है, जिनका हक है, जिनका अधिकार बनता है। और ये मेरे स्वर्गीय पिताजी मुरली भाई जब 1985 में, उस समय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय उन्होंने राजीव जी का पदयात्रा किया धारावी में। उस समय राजीव जी ने बयान दिया कि हमें धारावी को रीडेवलपमेंट करना चाहिए, वहाँ के लोगों को हमें न्याय देना चाहिए। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे हमेशा कहते थे कि हमें धारावी के लोगों को न्याय देना चाहिए। उस समय के एकनाथ गायकवाड़ जी जो वहाँ के सांसद हुआ करते थे, मेरे साथ सांसद थे 2014 से 14 तक, वे हमेशा कहते थे धारावी को हमें न्याय देना चाहिए। हमने मिलकर राज्य सरकार, उस समय पृथ्वीराज चौहान जी मुख्यमंत्री थे, विलासराव देशमुख जी, उनको हमने कन्विंस किया कि एक धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमें करना चाहिए। फाइनली ये प्रोजेक्ट हो रहा है, आप इसकी विरोध करें। हर चीज में विरोध करना ये गलत बात है, और कुछ चीजें में ठीक है आप विरोध करते हैं, उसका राजनीतिकरण करते हैं, ये स्वाभाविक है, राजनीति में होता रहता है। लेकिन जब गरीब लोगों को घर दिया जा रहा है, पक्का मकान दिया जा रहा है, उसी एरिया में घर दिया जा रहा है, उनको आप जब डिप्राइव करते हो, वंचित रखना चाहते हो अपने वोट बैंक राजनीति के लिए, बहुत गलत बात है। तो वर्ली में, अगर वर्ली के भी स्थानिक लोगों की बात करें तो यहाँ पे बीडीडी चौल का पुनर्विकास हो रहा है, लेकिन जो स्थानिक लोग हैं वर्ली कोलीवाड़ा, वहाँ का विकास होना अभी भी बाकी है। वहाँ के कुछ लोग नहीं मान रहे, कभी सरकार प्रशासन जो भी वहाँ के लोग चाहेंगे कि विकास हो तो हम पूरी तरह से सहमत हैं। हमें कोई वर्ली कोलीवाड़ा के लिए देखिए, विकास आप लोगों पे आप उन पे थ्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि आपको विकास करना होगा। लोग यदि चाहते हैं कि हमें विकास करना है तो सरकार उनको मदद कर सकती है, और सरकार को मदद करनी चाहिए, और जनप्रतिनिधियों का काम कर्तव्य रहता है कि उनको मदद करना चाहिए। यदि वर्ली कोलीवाड़ा में लोगों की मांग है कि नहीं हमें ऐसे ही चाहिए, गाँवथान जो है वैसे ही रखना है, नो प्रॉब्लम, वैसे ही रखेंगे। तो डेवलप कैसे करोगे आप वहाँ पे? उनको तय करना है। उनको यदि डेवलपमेंट नहीं चाहिए, वैसे रखना है, तो हम उनके पूरी तरह से साथ में। तो क्या आपको लगता है ये दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव जो है वो पिछले कई सालों से नहीं हो रहे, इसीलिए वहाँ पर लोक प्रतिनिधि जो होते हैं उनकी कमी है और प्रशासन पूरा काम कर ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं है। देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों में होना चाहिए। लेकिन सर, नगर सेवक, बीएमसी चुनाव ये भी तो होने चाहिए ताकि लोकल 100% होनी चाहिए। हाँ। होनी चाहिए। आपके पिताजी खुद महापौर रह चुके हैं। 100% होनी चाहिए। हर लेवल के जनप्रतिनिधि होने चाहिए। हाँ। आम जनता के लिए। लेकिन आज का चुनाव राज्य सरकार का चुनाव है। आज के चुनाव के माध्यम से हम मुख्यमंत्री को चुनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्रियों में राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यदि मुख्यमंत्री स्वयं और उनके फैमिली मेंबर स्वयं अच्छे प्रोजेक्ट्स को अपोज करेंगे तो कौन आएगा इस स्टेट में? आज उनका एक आरोप है कि केंद्र सरकार हमें कुछ नहीं दे रही। देश का सबसे बड़ा पोर्ट बंदर, मैं पहले शिपिंग मंत्री रह चुका हूं, मुझे मालूम है कि पोर्ट्स कितने बड़े डेवलपमेंट्स होते हैं। देश का सबसे बड़ा पोर्ट बढ़ावन पोर्ट, महाराष्ट्र एक कोस्टल राज्य है, उसको इन्होंने अपोज किया। दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कोंकण में इन्होंने अपोज किया। देश के सबसे बड़े रिफाइनरीज में से एक रिफाइनरी महाराष्ट्र में इन्होंने अपोज किया। मुंबई मेट्रो, जिसमें केंद्र का भी योगदान है, इन्होंने अपोज किया, जिसकी वजह से 4 साल का डिले हुआ।
हम्म, 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। नवी मुंबई एयरपोर्ट, हम्म, इन्होंने अपोज किया। हम्म, आप हर प्रोजेक्ट को अपोज कर रहे हो और फिर कह रहे हो केंद्र सरकार कुछ नहीं दे रही। केंद्र सरकार पहले आप अतीत में आप भारतीय राजनीति की हिस्ट्री आप पढ़िए। मुख्यमंत्री नेहरू जी को पत्र लिखते थे कि प्लीज हमें प्रोजेक्ट दीजिए स्टेट में, केंद्र प्रोजेक्ट हमें दीजिएगा। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, केंद्र प्रोजेक्ट दे रही है, लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसे वातावरण, प्रोजेक्ट तो आ रहा है, उसके साथ ही जो है वो कई सारी स्कीम जो है, योजनाएं जो है वो सरकारें लेकर आ रही। आपकी सरकार ने भी जो है मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना ये लेकर आई, लेकिन ये लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद लेकर आए हैं। तो खुद कैसे देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस हो या फिर मैं ऐसे देखता हूँ उन्होंने भी इसकी बात की है। मैं ऐसे देखता हूँ कि लाड़की बहन स्कीम लाने के बाद पहले ऑपोजिशन ने सर्वसहमति से उन्होंने एक बयान दिया कि ये स्कीम बकवास स्कीम है, हम इसको बंद करेंगे। उन्होंने कोर्ट में गए इसके खिलाफ, हाई कोर्ट में गए, आज कह रहे हैं कि 3,000 रुपए। तो आप ऑपोजिशन को सवाल पूछें। लेकिन खुद प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे कि रेवड़ी बांटने पर उनको आपत्ति थी, कई भाषणों में कह चुके हैं। आज महायुति सरकार भी रेवड़ी की बात करती है, आज देखिए, रेवड़ी की बात करती है। आम महिलाओं को पैसे देना जिसके थ्रू वे एक खुद का बिजनेस स्थापित कर सकते हैं और फ्री बिजली, फ्री पानी देने में बहुत अंतर है। मैं नहीं मानता हूं कि ये रेवड़ी एक प्रकार से एक स्टिमुलस पैकेज है और सभी राजनीतिक दल इसके बारे में अपने अपने मैनिफेस्टोज में हर स्टेट इलेक्शन में बात करते हैं। लेकिन अंतर यही है कि कुछ लोगों को इम्प्लीमेंट करने आता है, कुछ लोग केवल मैनिफेस्टो तक वो सीमित रहते हैं। सर, पिछले 5 साल में अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो राष्ट्रवादी के 2 टुकड़े हो गए, शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए, कई सारे नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले गए। कैसे देखते हैं महाराष्ट्र की राजनीति? महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन हुआ वो 2019 में हुआ। 2019 में महाराष्ट्र की जनता ने महायुति सरकार को एक सेकंड टर्म दी थी। देवेंद्र फडणवीस जी उस समय मुख्यमंत्री थे। उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं मिला, उसके वजह से उन्होंने एक यू टर्न लिया। उसके वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया। क्यों किया, कांग्रेस पार्टी ने क्यों किया, उसके बारे में मुझे अच्छी जानकारी है। जानकारी है आपको? जी जानकारी, थोड़ी शेयर करना। नहीं, मैं पब्लिक एक दिन जब मैं पुस्तक लिखूंगा उस समय मैं शेयर करूंगा। लेकिन उन्होंने मजबूरी में शिवसेना के साथ युति किया उस समय से ये महाराष्ट्र की राजनीति में कंफ्यूजन पैदा हुई। और उस समय मैंने आदित्य ठाकरे जी को, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को चेतावनी दी थी कि आप जो कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं। जनता ने तय किया कि उन्हें कांग्रेस पार्टी को ऑपोजिशन में बिठाना है, आप सरकार बना रहे हैं। मतलब आप कांग्रेस में थे तब भी आपने आदित्य ठाकरे को आगाह किया था? जी। इसकी वजह क्या थी? कि ये आपका नुकसान होगा, ये आपका नुकसान होगा। और मैं जानता था कि कांग्रेस पार्टी की क्या राय थी उस पर में। उन्होंने किया, उसकी वजह से कंफ्यूजन। आदित्य ठाकरे का क्या रिएक्शन था? जो भी था उनका, वो थोड़ा सा मतलब उनको क्या था, वो कुर्सी चाहिए था, इसलिए कुछ भी करने को तैयार थे। इसका परिणाम आज जो हुआ है वो हुआ है। उन्होंने शायद सोचा नहीं कि ऐसे होगा फ्यूचर में, लेकिन वो हुआ है। उनका शॉर्ट टर्म नजरिया थी। ठाकरे परिवार का या शिवसेना का? ठाकरे परिवार का। ठाकरे परिवार की शॉर्ट टर्म नजरिया थी। उन्होंने बाला साहेब जो हमेशा कहते थे, बाला साहेब और मेरे स्वर्गीय पिताजी के बहुत अच्छे रिलेशंस थे, व्यक्तिगत रिश्ते थे, लेकिन बाला साहेब की कांग्रेस के बारे में क्या विचार थी मैं अच्छी तरह से लेकिन कांग्रेस को बाला साहेब ठाकरे जी भी ने तो मतलब समर्थन किया था जब राष्ट्रपति का चुनाव था, बट वो अलग, इमरजेंसी लागू वो थी। इंडिविजुअल बेसिस पे विचारधारा के आधार पर बाला साहेब ठाकरे यदि आज जीवंत रहते थे, हमारे साथ होते थे, तो 100% वे कभी भी शिवसेना को कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने देते थे। तो आदित्य जी और उद्धव जी ने डिसीजन लिया। क्यों लिया वो आप उनको पूछेगा, और उसका रिजल्ट क्या है वो महाराष्ट्र जनता के सामने है। लेकिन आजकल बड़े बड़े पत्रकार भी तो लिख रहे हैं कि ईडी सीबीआई की वजह से, जो है किताबें लिख रहे हैं कि ईडी सीबीआई की वजह से महाराष्ट्र में सत्ता का परिवर्तन हुआ। तो कितनी सच्चाई? क्योंकि आपको मैं कुछ पत्रकारों को सीरियसली लेता हूं, कुछ पत्रकारों को सीरियसली नहीं लेता हूं। लेकिन ईडी सीबीआई की गाज जो विपक्ष पे गिरती थी वो अभी गिरना बंद हो गया। ये सवाल आपको इसीलिए भी है क्योंकि आप पर कभी ईडी सीबीआई की कोई गाज नहीं थी। आपने अपने, देखिए, मैं कुछ गलत काम नहीं करता हूं, तो मुझे कोई ईडी सीबीआई से कुछ लेना देना नहीं है। यदि आप गलत काम करोगे तो ईडी सीबीआई का प्रॉब्लम हो सकता है,
लेकिन मैं यही कुछ कह नेता ऐसे थे जो जब विपक्ष में थे, जब महाविकास आघाड़ी का हिस्सा थे, तब उनके ऊपर केंद्रीय जांच एजेंसी लगती थी। अब उनके ऊपर केंद्रीय जांच एजेंसी नहीं लगती, अब देखिए, उनको आप टिकट मिलती है, उनके परिवार को टिकट मिलती है। जब एक पार्टी या परिवार हम्म एक गलत निर्णय लेते हैं हम्म तो उनको किसी के थ्रू, पत्रकारों के थ्रू उनको जस्टिफाई करना पड़ता है, हम्म और ये एक प्रकार से एक फॉल्स जस्टिफिकेशन है। हम्म अल्टीमेटली उन्होंने ये निर्णय लिया, हम्म उन्होंने बाला साहेब की विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज किया, समझौता किया, हम्म उन्होंने एक पॉलिटिकल रिस्क लिया। इसका नतीजा यही है जो हुआ। तो केंद्रीय जांच एजेंसी शिवसेना में बहुत से लोग हैं हाँ जो कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाना चाहते थे। कांग्रेस पार्टी में बहुत से लोग थे और है जो शिवसेना के साथ युति नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आज वो नवाब मलिक जी के साथ युति कर रहे हैं। महायुति में नवाब मलिक आप लोगों के साथ है। वो देखिए, वो देवेंद्र फडणवीस जी ने ऑलरेडी उसके बारे में एक जवाब दिया। लेकिन आप शिवसेना से नहीं, वो अल्टीमेटली बीजेपी और राष्ट्रवादी के पास जो युति हुआ था उसके बारे में देवेंद्र जी ने जवाब दिया कि पॉलिटिकल अलायंस इज डिफरेंट फ्रॉम आइडियोलॉजिकल अलायंस। आइडियोलॉजिकली आज उद्धव ठाकरे जी ने अपनी आइडियोलॉजी जो थी वो भूल के उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ ये किया। कांग्रेस पार्टी आज सेक्युलरिज्म के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी पहले कहती थी सेक्युलरिज्म। उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री होने के नाते एज सीएम ओपनली कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद हमने गिराया। तो ये कंफ्यूजन, उस कंफ्यूजन की वजह से जो आपने कहा कि नई राष्ट्रवादी कांग्रेस पैदा हुई, नई शिवसेना पैदा हुई, ये उनके कंफ्यूजन की वजह से हुई। इसकी शुरुआत 2019 में हुई और 2019 में उन्होंने शॉर्ट टर्म राजनीति को ध्यान में रखकर, को प्रायोरिटाइज करके लॉन्ग टर्म राजनीति को उन्होंने इग्नोर किया और उसकी वजह से। सर, आप दो सवाल बस आपका, क्योंकि वर्ली विधानसभा क्षेत्र जो है खुद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, और लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, संविधान का मुद्दा जो है खुद राहुल गांधी संविधान का मुद्दा उठाते हैं। इसे कैसे देखते हैं? क्या संविधान वाकई में खतरे में है? क्योंकि ये आपका चुनाव क्षेत्र ही। देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ अंत में कि आज सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का प्रधानमंत्री एक साधारण चाय वाला थे। इसका साफ मतलब है कि भारत में लोकतंत्र मजबूत है। आज भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य का मुख्यमंत्री एक साधारण ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे। इसका साफ मतलब है कि भारत का संविधान और लोकतंत्र मजबूत है। मुख्यमंत्री जी की बात, जो लोग लोकतंत्र इन चीजों की बात करते हैं, पहले उनको अपने पार्टी में को अधिक लोकतांत्रिक बनाना चाहिए, उसके बाद देश को की लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करते हैं। सर, सर्वेक्षण कई सारे आते हैं, कभी महायुति के समर्थन में होते हैं, कभी महाविकास आघाड़ी के समर्थन में होते हैं। हरियाणा के बाद तो एक नई सीख मिली है महाराष्ट्र चुनाव में, तो कैसे देखते हैं कि महायुति अगर सरकार आती है तो कितनी सीटें लेकर आएगी और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? मैं सर्वेज में कभी भी विश्वास नहीं करता हूँ। सर्वेज एक रैकेट होता है, एक बिजनेस रैकेट है। इसमें मैं इन चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ, और मैं लोगों से मिलकर उनकी क्या फीडबैक है उसी के आधार पे मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि शिंदे साहब के प्रति लोगों में बहुत प्रेम है, रिस्पेक्ट है, आदर है, विश्वास है, और एक बार लोग चाहेंगे कि महायुति सरकार आवे। जिस प्रकार से हरियाणा में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आज हम शिंदे साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं तो स्वाभाविक है शिंदे साहब बनेंगे। और जिस प्रकार से हरियाणा में सब सर्वेज ने क्या किया कहा, उसके बावजूद हैट्रिक आई, वैसे महाराष्ट्र में हैट्रिक आई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आखिरी सवाल सर, मिलिंद देवरा को लोग वोट क्यों करें? शॉर्ट में क्या बताना चाहेंगे? यहाँ के स्थानीय मिलिंद देवरा ने यहाँ इस क्षेत्र में काम किया है। मिलिंद देवरा यदि पावर में हो या ना हो, इस दक्षिण मुंबई के लोगों के साथ खड़ा रहेगा। ये हमारी फैमिली की परंपरा रह चुकी है। दक्षिण मुंबई हमारी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। हम ऐसे राजनेता नहीं हैं जो दक्षिण मुंबई में रहते हैं और कहीं और जाकर ट्रेन पकड़ के, फ्लाइट पकड़ के चुनाव लड़ते हैं। वैसे लोग नहीं हैं। हम अपने अपने जहाँ रहते हैं वहीं से राजनीति करते हैं, वहीं से चुनाव लड़ते हैं। और लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि महायुति सरकार ने जिस प्रकार से काम किया, यदि वे मुंबई, महाराष्ट्र को आगे ले जाना चाहते हैं तो कृपया महायुति सरकार को और एक बार वोट करें। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।